नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ पार्ट अथॉरिटेटिव अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मूल प्रति जो है इंग्लिश में लिखा गया है। तो इंग्लिश में लिखा गया तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या प्रावधान है संविधान में, प्राधिकृत पाठ क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो आज आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। संवैधानिक प्रावधान क्या करता है? मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में हिंदी के प्राधिकृत पाठ के लिए, मतलब पहले तो इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन उसको हिंदी में किया जाएगा, इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो बाद में अंठावन अंठावन संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए हैं। एक, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा लिए गए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे और संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। मूल पाठ जो होगा उसका जो ट्रांसलेट होगा वही इंग्लिश मान्य होगा। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 58 संविधान संशोधन अधिनियम के कारण 1987 द्वारा संविधान में इस नए प्रावधान को शामिल करने के निम्नानुसार थे। कारण, कॉज, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। यह संविधान अंग्रेजी में था। 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार ने इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद यह मांग भी उठी कि आगे संविधान में जितने भी संशोधन किए जाएं उनका हिंदी में अनुवाद हो एवं उन्हें भी बराबर संविधान में शामिल किया जाता रहे। यह माना गया कि संविधान का हिंदी पाठ तैयार करवाने से कानूनी कार्यों में भी इससे सहायता मिलेगी। इसके अलावा 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष के प्राधिकार में संविधान का हिंदी भाषा में जो अनुवाद कराया गया था तथा जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे वह न केवल संविधान की हिंदी पाठ का अधिकृत पाठ था अपितु यह केंद्रीय अधिनियम भाषा की शैली एवं शब्दावली का भी प्राधिकृत रूप था। इसलिए इस आगे वाले भाग सभी संविधान संशोधन को जो अंग्रेजी में होंगे हिंदी में अनुवाद कराने एवं संशोधन में सम्मिलित कराने की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 394 का के संबंध में भारत का राष्ट्रपति संविधान के इस अनुवादित हिंदी पाठ को प्राधिकृत पाठ के रूप में राजपत्र प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगा। तो ये था जो संविधान है। संविधान जो मूल रूप से अंग्रेजी में है, अंग्रेजी को हिंदी में करना है तो हिंदी में करने के लिए एक संविधान संशोधन लाया गया जिसमें कहा गया 58 संविधान संशोधन 1987। इसमें कहा गया
जो जो भी आगे से संविधान संशोधन किए जाएंगे उसका जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट होना चाहिए और उसका मूल भाव अंग्रेजी के से मिलना चाहिए। तो ये था जिसका प्रावधान ट्रांसलेट के संबंध में, जिसका जो है 394 का में इसका उल्लेख किया गया है। आइए और नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसमें क्या और प्रावधान किए गए हैं। अब विशिष्ट वर्गों में कौन से आएंगे? विशिष्ट वर्गों में आएंगे एसटी, एससी और ओबीसी, और साथ ही साथ अब इनको जो है हटा दिया गया है, लेकिन पहले जो प्रावधान था आंग्ल भारतीय समुदाय वे जो भारतीय मूल के न हो या फिर उन्होंने अपनी सदस्यता ली हो बाहर से आके। तो विशेष प्रावधान का औचित्य क्या है? प्रस्तावना में विशेष प्रावधान का औचित्य प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय, जो कि अब है नहीं, इनका प्रावधान हटा दिया गया है, के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग 16 में धारा 330 से 342 में उल्लिखित है। ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित। 330 से 342 कहने का मतलब है अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 330 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, और 331 ये इसको हटा दिया गया है, और 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, 343 राज्य की विधानसभा, इसको भी 333 को हटा, 334 में सीटों का आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाएगा। 35 में नौकरी एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जातियों का दावा। 36 में खास सेवा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 38 में आंग्ल भारतीय समुदाय के हित में शैक्षणिक अनुदान का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338(1) अनुसूचित जातियों के लिए जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 339 जो है ये प्रावधान करता है अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण। 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियां और 342 अनुसूचित जनजातियां, इन सारे के बारे में बताया गया है 330 से लेकर 342 तक में। तो विशेष वर्गों के हितों को ध्यान में रखते उनके आर्थिक हित, उनके सामाजिक हित, उनके सांस्कृतिक हित को ध्यान में रखने के लिए उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए 330 से 342 में उल्लिखित है कि ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित है। विधायिकाओं में आरक्षण से, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व से, नौकरी व पदों में आरक्षण के लिए, शैक्षणिक अनुदान, राष्ट्रीय आयोग का गठन, जांच आयोग का गठन। इन विशेष प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों से में किया गया है। स्थायी एवं अस्थायी। संविधान में कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग हैं, जबकि कुछ खास समय के लिए काम करने वाले हैं। संरक्षणात्मक एवं विकासमूलक। इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार
इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के अन्याय व शोषण से बचाना है आदिवासियों को, और जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनकी सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। वर्गों का आधार संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जाति समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाए। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जाति समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग-अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को छोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के अनुशंसाओं पर अधिसूचना जारी कर सकता है, किसी अनुसूचित जनजाति को शामिल कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने और हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं और इन सूचियों में संसद द्वारा भी संशोधन किया गया है। इसी तरह संविधान ने पिछड़े वर्गों को भी चिन्हित नहीं किया है और न ही पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए कोई मानदंड बनाया है। पिछड़े वर्गों का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। इस तरह पिछड़े वर्ग का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है। अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जनजाति भी नागरिकों का पिछड़ा वर्ग ही है। ये सब पढ़ना कोई मतलब नहीं है। आंग्ल भारतीयों के बारे में विशेष प्रावधान के अंग विधायकों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा इसको हटा दो। आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में सीटों का आरक्षण होगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए उचित प्रतिनिधित्व, ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि अब आंग्ल भारतीयों का हटा दिया गया है। उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने से संबंध में राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर। मूल रूप से आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व की ये दोनों प्रावधान सिर्फ 10 वर्ष यानी 1960 के लिए किए गए थे, लेकिन उसके बाद अलग अवधि हर बार 95-2020 तक 95 संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण 2 प्रावधान है। तीन सौ 334 के अनुसार संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान जिसमें अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों होगा ये इधर कि लोकसभा में तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा। दूसरे शब्दों में 25 जनवरी 2010 में से प्रावधान खारिज हो जाएंगे यदि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया तो। हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों ने काफी तरक्की की है, फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अतः यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारण से किया गया है। आंग्ल भारतीय धार्मिक, सामाजिक, साथ ही साथ भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में यह प्रावधान जरूरी है, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में
छितराए रहने के कारण आंग्ल भारतीय चुनावों के लिए एक भी सीट हासिल करने की उम्मीद नहीं है। ये अभी काट दिया गया है आंग्ल भारतीय संविधान में। नौकरी एवं पद के लिए अनुसूचित जाति केंद्र और राज्य सरकार के पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डालने और बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। असर डाले उनके दावों पर विचार किया जाएगा। 2000 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन का मापदंड घटाने का प्रावधान। आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान। आजादी से पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा में कुछ पद आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आंग्ल भारतीयों के प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में व्यवस्था सुविधा समाप्त। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग तमाम अनुसूचित जाति के लिए तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। 338 इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्यवाहियों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संविधान संशोधन के जरिए संयुक्त आयोग को 2 स्वतंत्र निकायों के रूप में बांट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए जो काम करेगा वही काम वह अन्य पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के लिए भी करेगा। दूसरे शब्दों में आयोग अन्य पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। UN ढेबर इसके अध्यक्ष बने और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। 4 दशक बाद लगभग 40 साल बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक का अधिकार केंद्र के पास है। पिछड़े वर्गों की स्थिति जांच के लिए आयोग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्यवाहियों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी। उपरोक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने अब तक 2 आयोगों का गठन किया है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुई। इसने 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में 55 में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि आयोग अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट अव्यवहारिक मान लिया गया था। इसके साथ पिछड़ेपन की अर्हताओं को लेकर सदस्यों की राय भी बहुत अलग अलग थी। दूसरी पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुई। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उनके अनुशंसाओं पर भी 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा
सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये था आज का एसटी, एससी और ओबीसी के बारे में विशेष प्रावधान। ये सारे जो इंस्टीट्यूट है, ये सारे प्रावधान जो संविधान में कहीं ना कहीं शामिल हैं, तो इनके बारे में प्रावधान किया गया था। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ अन्य एक्टिविटीज के बारे में जो कि पॉलिटिक्स